जय हिंद दोस्तों। आज से हम भारतीय संविधान संशोधन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज के लेक्चर में हम प्रथम संविधान संशोधन 1951 को और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझेंगे, जो कि परीक्षाओं में अक्सर इससे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के इसके प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। यह कब आया? 1951 में, जो कि यह भारत का पहला संविधान संशोधन था। इसको समझिएगा, जैसे अगर किसी को ना याद हो या फिर ना याद रहा हो कि प्रथम संविधान संशोधन कब आया, तो जैसे आप लोग तो जानते होंगे 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और फिर उसके एक साल बाद भारतीय संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन आया। तो 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में पहला संविधान संशोधन आया। और इसका उद्देश्य क्या था? संविधान में आई शुरुआती कठिनाइयों को दूर करना था। तो समझिएगा, संविधान लागू होने के बाद भी कई ऐसी समस्या सामने आई जिनके कारण सरकार को कुछ बदलाव करने पड़े। इसलिए 1951 का प्रथम संविधान संशोधन लाया गया। अब हम इसके प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। इसके सबसे पहले देखते हैं पहला प्रावधान, सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध। उपबंध मतलब को विशेष व्यवस्था। तो विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्ति प्रदान की गई। अब हम इसको समझते हैं, इसका कहने का क्या मतलब है। सबसे पहला प्रावधान यह कहता है कि राज्य को क्या कहता है? राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने की शक्ति दी गई। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने की शक्ति दी गई। इसका मतलब, इसका सीधा मतलब यह है कि यदि समाज का कोई वर्ग शिक्षा, रोजगार या फिर अन्य क्षेत्रों में पीछे रह गया है, तो सरकार उसके लिए विशेष योजनाएं या विशेष सुविधाएं दे सकती है, ताकि वे समाज के अन्य लोगों के बराबर आगे बढ़ सकें। तो आप समझ गए होंगे, पहला प्रावधान, सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्तियां प्रदान की गई। और दूसरा प्रावधान, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। इसको समझते हैं, क्या कहता है दूसरा प्रावधान कि संपत्ति अधिग्रहण से जुड़ा है। यह मान लीजिए सरकार को सड़क, रेलवे, अस्पताल या फिर किसी अन्य सार्वजनिक परियोजना के लिए जमीन की आवश्यकता पड़े या फिर आवश्यकता है, तो ऐसे में यानी सरकार को सड़क, रेलवे, अस्पताल या फिर कोई अन्य सार्वजनिक परियोजना के लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता है, तो ऐसे में सरकार कानून के अनुसार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तो भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उस समय इस प्रकार के कानून को बार बार अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से ऐसे कानूनों को कानूनी सुरक्षा देने का प्रयास किया गया। तो समझ गए होंगे, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, यानी सरकार रेलवे, सड़क, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थलों या फिर परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण कर सकती है। अब हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवीं अनुसूची में स्थान दिया गया। नवीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो इसको समझते हैं तीसरे प्रावधान को। सरकार ने, जैसे समझिएगा, सरकार ने भूमि सुधार से जुड़े कई कानून बनाए थे। सरकार ने भूमि सुधार से जुड़े कई कानून बनाए थे, जैसे जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और किसानों को अधिक अधिकार देना। लेकिन इन कानूनों पर न्यायालय में लगातार प्रश्न उठ रहे थे, इसलिए संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची जोड़ी गई ताकि इसमें रखे गए महत्वपूर्ण कानूनों को विशेष सुरक्षा मिल सके। तो आप लोग समझ गए होंगे, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े जो कानून थे उनको नवी अनुसूची में स्थान दिया गया। अब अगली विशेषता को देखते हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 नए आधारों पर प्रतिबंध की व्यवस्था, जो कि लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। तो इसको हम समझते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) का ये संविधान
में अनुच्छेद ये दिया गया है, इसके तहत प्रत्येक नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 19(1) का ये प्रत्येक नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे। यदि किसी की बात से देश में अशांति फैलती है या फिर लोगों को अपराध करने के लिए उकसाया जाता है या किसी विदेशी देश के साथ भारत के संबंध खराब होते हैं, तो ऐसे में तो सरकार ऐसे मामलों में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो यही थी इस प्रावधान की विशेषता कि यानी इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन में 3 नए आधार जोड़े गए: लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। यानी इन तीनों के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की व्यवस्था, यानी इन तीनों के आधार पर अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अब चलते हैं, अगली विशेषता क्या है। राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। हम लोग इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार जनता के हित में किसी बड़े उद्योग या व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। समझिएगा बात, सरकार जनता के हित में किसी बड़े उद्योग या व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, तो इसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। आसान भाषा में समझिएगा, राष्ट्रीयकरण यानी किसी निजी उद्योग या व्यापार को सरकार के नियंत्रण में लेना, इसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो पहले ऐसे मामलों में यह कहा जाता था कि इससे व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस संशोधन ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार कानून के अनुसार किसी व्यापार या उद्योग का राष्ट्रीयकरण करती है, तो केवल व्यापार करने के अधिकार का हवाला देकर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सरल शब्दों में समझे तो जनहित में सरकार आवश्यक होने पर किसी व्यापार या उद्योग को अपने नियंत्रण में ले सकती है। तो इस प्रावधान का यह सार था। तो दोस्तों, आज हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझा। उम्मीद है कि अब आपको यह संशोधन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो फिर अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।